नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल फाइनेंशियल क्रूसेडर। लौट आया हूँ और एक नई वीडियो के साथ, जहां हम बात करेंगे टॉप 5 फाइनेंशियल रेशो की, जो आपको किसी भी स्टॉक्स में निवेश करने से पहले देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस पूरी क्यों ना आए, तो भी आप अगर इस 5 रेशो को अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं, तो आपको आने वाले दिनों में जो भी कुछ आपके लॉस बुक करने के चांसेस थे वो कम हो जाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, अगर स्टॉक मार्केट की बात आती है तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर टिप के थ्रू जाते हैं। मतलब किसी ने अगर टिप दे दी ये स्टॉक में निवेश करो, तो आप उस स्टॉक में निवेश कर लेते हैं, चाहे आपको उससे आने वाले दिनों में लॉस क्यों ना हो। तो देखिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये पूरा बिगिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया है। बिगिनर्स मतलब क्या, तो इतना बेसिक मैं आपको समझाऊंगा, और इसके बाद ऐसे कुछ रेशो है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो आपको अच्छे से आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो अब तक आसानी से पहुंच सके। तो सबसे पहले रेशो की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, वो है प्राइस टू अर्निंग रेशो। इस रेशो को पीई भी बोला जाता है। पी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसे कैलकुलेट किया जाता है मार्केट वैल्यू पर शेयर, मतलब करंट प्राइस शेयर का क्या है, डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, मतलब कंपनी अपना अर्निंग कितना कर रही है पर शेयर। तो देखिए, इस शेयर को अगर हम एनालिसिस करते हैं दोस्तों, तो ऐसा माना जाता है कंपनी का पीई जितना कम हो उतना काफी अच्छा माना जाता है। कंपनी के अगर हम पीई रेशो की बात करें, तो ये एक वैल्यूएशन रेशो बोला जाता है दोस्तों। मतलब इस रेशो के थ्रू आप कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से। जितना पीई कम हो उतना अंडर वैल्यूड स्टॉक माना जाता है, और जितना पीई जाता हो उतना ओवर वैल्यूड माना जाता है। पर क्या ये सभी सेक्टर के लिए सही है? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। जैसे कि आप एफएमसीजी सेक्टर की बात करते हैं, फार्मा सेक्टर की बात करते हैं, तो इन सेक्टर में आपको कई सारे स्टॉक्स हैं जिनके पी 50, 100, 150 के करीब दिखाई देते हैं। तो क्या ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। इन दो सेक्टर को आप छोड़ सकते हैं इस रेशो को एनालिसिस करते हुए। जैसे कि आप सभी को पता होगा दोस्तों, एफएमसीजी और फार्मा स्टॉक की बात करें, तो इनमें कंसिस्टेंसी हमें दिखाई देती है ग्रोथ में चाहे आरओई में, और इसी की वजह से इनका पी काफी ज्यादा होता है। अगर आपको बता दूं तो एचयूएल जैसा स्टॉक, इसका पी लगभग 57 का हमें दिखाई देता है। सन फार्मा जैसा स्टॉक, उसका पी हमें 104 के करीब दिखाई देता है। तो क्या ये ओवर वैल्यूड है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। बात करें दोस्तों पी की, तो देखिए पी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर हम एचडीएफसी बैंक की अगर बात करें दोस्तों, तो उसका प्राइस लगभग 1400 के करीब हमें दिखाई देता है। और अगर इसके ईपीएस की बात करें, तो पर शेयर इसका ईपीएस हमें निकल के आता है 63.30। तो कंपनी का जो पी है दोस्तों, अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो 22.07 का निकल के आता है। मतलब एक अच्छा खासा पी पे एचडीएफसी बैंक हमें आज दिखाई देती है। तो इस तरह से आप किसी भी कंपनी का पी कैलकुलेट कर सकते हैं। आजकल तो ऐसी कई सारी वेबसाइट्स आ गई है दोस्तों, जहां से आप पी इजीली फाइंड कर सकते हैं और स्टॉक को प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या हमें इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं। पी की अगर बात करें दोस्तों, तो इसको कंपेयर करना चाहिए उसके इंडस्ट्री पी से। अगर वो कम हो तो काफी अच्छा माना जाता है। आपको बता दूं दोस्तों, कई सारे कंपनीज के पी हमें निगेटिव दिखाई देते हैं। निगेटिव मतलब क्या, तो इसका जो डिनोमिनेटर है दोस्तों, ये हमें अर्निंग जो है कंपनी की, ये हमें निगेटिवली दिखाई दे सकती है। तो ऐसी लॉस मेकिंग कंपनीज भी आप अवॉइड कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों रेशो नंबर 2 की, जो है दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी। इस रेशो के साथ मैं आरओसी को भी कवर करूंगा, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को। ये जो दो रेशो है दोस्तों, इनको प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बोला जाता है, और ये भी देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इस रेशो की बात करूं, तो ये 15 to 20% से ज्यादा हो तो काफी अच्छे माने जाते हैं। आपको बता दूं आरओई को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो नेट इनकम को कई जगह पे इसको पैट को भी लिया जाता है, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स पे करने के बाद जो भी कुछ प्रॉफिट बचता है उसको इसमें लेते हैं। तो पैट डिवाइडेड बाय अगर एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी आप करते हैं, तो इससे आपको आरओई निकल के आता है। एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी मतलब क्या, तो जितने भी कंपनी के एसेट्स है दोस्तों, उसमें से अगर डेट को निकाला जाए, मतलब शॉर्ट टर्म डेट हो, लॉन्ग टर्म डेट हो, कई सारे यहाँ पर बोरोइंग्स हो, अगर इसको निकाल दिया जाता है तो कंपनी की शेयर होल्डर्स इक्विटी निकल के आती है। आरओई की अगर बात करूं दोस्तों, तो ये एक गेज माना जाता है कॉर्पोरेशन प्रॉफिटेबिलिटी एंड हाउ इफिशिएंटली इट जनरेट दोस प्रॉफिट्स। इसी के साथ अगर बात करते हैं दोस्तों, तो आरओई की, तो ये ऐसे सेक्टर में अप्लाई किया जाता है जहां पे ज्यादा कैपिटल का यहाँ पर रिक्वायरमेंट ना हो। जैसे कि आपको बता दूं, एफएमसीजी हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी सेक्टर हो, इन सेक्टर में आप आरओई को कंसिडर कर सकते हैं। पर अगर हम आरओसी की बात करें दोस्तों, तो ये कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप रोड सेक्टर हो, एविगेशन सेक्टर हो, ऐसे सेक्टर में आरओसी को अप्लाई करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, आरओई की अगर बात करें, तो 20% से ज्यादा ऑन एन एवरेज अगर हो तो काफी अच्छा स्टॉक माना जाता है।
थर्ड रेशो की बात करेंगे दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेट टू इक्विटी रेशो। मतलब कंपनी पे डेट कितना है और आने वाले दिनों में कंपनी क्या हाई रिस्क कंपनी हमें दिखाई देती है, इसी से हम कंपनी को एनालिसिस कर सकते हैं। डेट टू इक्विटी रेशो कैलकुलेट कैसे करते हैं दोस्तों, तो कंपनी की जितनी भी लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज मतलब क्या, जो कंपनी के शॉर्ट टर्म डेट है, लॉन्ग टर्म डेट है, अदर फिक्स पेमेंट कंपनी को करने हैं, ये कंपनी की लाइबिलिटीज होती है। और अगर इसको हम डिवाइड कर दिया जाए टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी से, तो हमें डेट टू इक्विटी रेशो निकल के आता है। डेट टू इक्विटी रेशो जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है दोस्तों। पर क्या ये सभी सेक्टर के लिए है, तो बिल्कुल नहीं। अगर आप एनबीएफसी सेक्टर की एनालिसिस करते हैं, जैसे कि एचडीएफसी, बजाज फिनांस जैसे कई सारे दिग्गज स्टॉक है दोस्तों, इनका जो डेट टू इक्विटी रेशो है ये कई ज़्यादा है। जैसे कि आप देखते हैं एचडीएफसी बात करूं तो 2.87 का इनका डेट टू इक्विटी रेशो निकल के आता है। बजाज फिनांस की बात करूं तो 3.72 का डेट टू इक्विटी रेशो निकल के आता है। तो क्या ये स्टॉक काफ़ी रिस्की है, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि ये जो कंपनी है ये खुद अपना यहाँ पर पैसा यूटिलाइज करती है, अपने पैसे को यूज़ करती है लोन प्रोवाइड करने में। तो इनका डेट टू इक्विटी रेशो काफ़ी ज़्यादा होता है दोस्तों। वही अगर हम बात करें दोस्तों तो सर्विस सेक्टर की, जैसे कि एचडीएफसी एएमसी की अगर मैं बात करूं तो इन सेक्टर का डेट टू इक्विटी रेशो काफ़ी कम होता है। एचडीएफसी एएमसी की अगर मैं बात करूं तो इसका डेट टू इक्विटी रेशो 0 है। तो ऐसे सेक्टर को आप एनालिसिस कर सकते हैं। डेट टू इक्विटी रेशो की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगर ये रेशो 2 से ज़्यादा है तो काफ़ी हाई रिस्क स्टॉक माना जाता है। तो इसके थ्रू भी आप किसी भी स्टॉक को एनालिसिस कर सकते हैं। जितना कम डेट टू इक्विटी रेशो हो उतना काफ़ी अच्छा माना जाता है। बढ़ते हैं आज के फोर्थ रेशो की ओर। पर आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के फोर्थ रेशो की अगर बात करूं दोस्तों, तो डिविडेंड यील्ड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। क्योंकि मार्केट में दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं। किसी को किसी स्टॉक से हाई ग्रोथ चाहिए, किसी को किसी स्टॉक से हाई डिविडेंड चाहिए। तो अगर हम डिविडेंड की बात करते हैं दोस्तों, तो ये हमें पब्लिक सेक्टर कंपनीज में काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो रेक लिमिटेड हो, आयोस सीएल हो, इस कंपनी के जो डिविडेंड यील्ड है ये 10% के हमें दिखाई देते हैं, जो काफ़ी शानदार है दोस्तों। और अगर आप डिविडेंड के लिए किसी मार्केट में किसी स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं, तो आप ऐसी कंपनीज को एनालिसिस कर सकते हैं डिविडेंड यील्ड के थ्रू। डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट कैसे किया जाता है दोस्तों, तो किसी भी कंपनी का जो डिविडेंड है एनुअली जो मिलता है पर शेयर, उसको अगर आप डिवाइड कर देते हैं करंट प्राइस से, तो आपको डिविडेंड यील्ड निकल के आता है। तो देखिए दोस्तों, अगर मानते हैं किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपये है और उसने अगर सालाना 5 रुपये का डिविडेंड दिया, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं दोस्तों 5 डिवाइडेड बाय 100, देन वो डिविडेंड यील्ड निकल के आता है 5%। तो देखिए दोस्तों, मोस्ट लाइकली अगर मैं आपको बात करूं तो जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है और बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, इसमें हमें डिविडेंड यील्ड काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। पर इतना आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, अगर कंपनी डिविडेंड भी ज़्यादा देती है तो उसके स्टॉक प्राइस में भी हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डाउनसाइड दिखने को मिल सकती है। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। बात करते हैं आज के लास्ट रेशो की, जो है दोस्तों फिफ्थ, करंट रेशो। जी हाँ दोस्तों, इस रेशो को मैंने सिलेक्ट किया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रेशो आपके लिए हो जाता है किसी भी स्टॉक को निवेश करने से पहले। क्योंकि देखिए दोस्तों, करंट रेशो मतलब क्या, कंपनी अपने जो ड्यूज है दोस्तों वो ऑन टाइम पे कर सकती है या नहीं, कंपनी की जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, ये चेक करता है करंट रेशो। मैं आपको बता दूं, जो भी कुछ कर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती है कंपनी की, जैसे डेट हो, पेबल्स हो, इसको कंपनी के जो करंट एसेट्स है, मतलब कैश हो, इन्वेंट्री हो, इसके थ्रू यहाँ पर कंपनी कितना इफिशिएंटली मैनेज कर सकती है, कितना इफिशिएंटली पे कर सकती है, इसको देखा जाता है। तो करंट रेशो भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। करंट रेशो की अगर बात करें दोस्तों, तो अगर ये 1 से कम है तो कंपनी जो है दोस्तों काफ़ी यहाँ पर इसकी जो एबिलिटी है काफ़ी कम है, जो शॉर्ट टर्म इसके लाइबिलिटीज है पे करने की। तो कंपनी का जो करंट रेशो है ये अगर 1 से ज़्यादा है तो कंपनी काफ़ी शानदार मानी जाती है। पर मैं आपको बता दूं, अगर किसी कंपनी का जो करंट रेशो है ये 3 से ज़्यादा है फॉर एन एग्जांपल, तो कंपनी को आप ऐसा एनालिसिस भी कर सकते हैं कि कंपनी इसके शॉर्ट टर्म जो लाइबिलिटीज है ये आने वाले दिनों में अच्छे से पे कर सकती है। पर अभी भी कंपनी की जो पास वर्किंग कैपिटल है, कंपनी का जो करंट एसेट्स है, इसके थ्रू कंपनी अपने जो वर्किंग कैपिटल है इसके थ्रू इसको इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर रही है। तो ये भी एक निगेटिव साइन हो जाता है दोस्तों। आपको बता दूं तो सिंपली आप करंट रेशो को ऐसे एनालिसिस कर सकते हैं, 1 से ज़्यादा अगर कंपनी का जो करंट रेशो है तो वो अच्छा माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, टॉप 5 रेशो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। सबसे पहले रेशो की बात करूं तो पीई, अगर कंपनी का पीई 20 से कम है या कम है तो काफ़ी अंडर वैल्यूड और अच्छा स्टॉक माना जाता है। सेकेंड रेशो की बात करूं जो आरओई और आरओसी, मतलब ऐसे कंपनी की जो आरओसी है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, ये 15% से अगर ज़्यादा है, 20% से ज़्यादा है तो अच्छे माने जाते हैं। थर्ड रेशो की बात करूं दोस्तों, डेट टू इक्विटी रेशो, कंपनी पे जितना कम डेट हो उतनी कंपनी अच्छी होती है और आने वाले दिनों में इफिशिएंटली
ग्रो हो सकती है। तो कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो जितना कम उतना अच्छा माना जाता है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों फोर्थ रेशियो के डिविडेंड यील्ड। जो मैं आपको बता दिया, दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं। अगर आपको डिविडेंड यील्ड के लिए किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आप पब्लिक सेक्टर कंपनी में जा सकते हैं। फिफ्थ रेशियो की बात करूं दोस्तों, करंट रेशियो, जो मैंने आपको बता दिया, एक से ज्यादा हो तो अच्छा माना जाता है। तो देखिए, काफी सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपके साथ पांचों रेशियो डिस्कस किए। किसी भी रेशियो पे, पर्टिकुलर रेशियो पे आपको डिटेल केस स्टडी चाहिए तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। और किसी स्टॉक्स पे फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। आने वाले दिनों में मैं आपके लिए बना के लेके आऊंगा। वीडियो को अंत करने से पहले हमेशा की तरह हम अंत करते हैं वॉरेन बफे सर के कोट्स के साथ। आज का कोट है दोस्तों, इनके जो दो रूल्स है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। व्हाट इज रूल नंबर 1? नेवर लूज मनी। मतलब आपको दोस्तों, अगर आप निवेश करते हैं, किसी पैसे को आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको वो पैसा खोना नहीं है। वो आपका पैसा हार्ड अर्न मनी होता है दोस्तों, और उसको खोना नहीं है। और रूल नंबर 2 की अगर बात करें तो नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 को कभी भी भूलना नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपका जो भी हार्ड अर्न मनी है वो आप कहीं भी निवेश कर देते हैं तो आपको यहाँ पर काफी नुकसान हो सकता है। पर अगर ऐसे कुछ रेशो है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, उसको एनालिसिस करने के बाद अगर आप कहीं पे निवेश करते हैं तो आपको आने वाले दिनों में दोस्तों लॉस बुक होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। और इन दो रूल को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, किसी भी स्टॉक्स में, किसी भी एसेट्स में इन्वेस्ट करने से पहले। तो यही थी दोस्तों आज के एनालिसिस और आज का वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।